कंफर्मेशन आइसोमेरिज्म, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसके डेफिनेशन हम देखें. This is the different arrangement of atoms or group of atoms in three-dimensional space due to free rotation about carbon-carbon single bond are known as conformations, and this phenomenon is called conformation isomerism. Okay, देखिए यहाँ पर इस डेफिनेशन को हम इस मॉलिक्यूल से भी समझ सकते हैं. यहाँ पर देखिए दिस कंपाउंड इज इथेन. इथेन में यहाँ कार्बन है, दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, इनसे 3 हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है. ओके, देन सिंगल बॉन्ड अगेन कार्बन, और कार्बन से 3 हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है. ओके, अब इस केस में देखिए हम सबसे पहले ये चेक करें कि ये डिफरेंट अरेंजमेंट बनते कैसे हैं. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखें कि इस कार्बन से अटैच्ड ये हाइड्रोजन और इस कार्बन से अटैच्ड ये हाइड्रोजन एक दूसरे को रिपेल करेंगे. इसी तरह से जैसे रिपल्शन यहाँ पर इनके बीच में होगा, एज इट इज यही रिपल्शन यहाँ पर इन दोनों H के बीच में भी होगा, और ऐसा ही रिपल्शन इन दोनों H के बीच में भी होगा. ओके, इस रिपल्शन से ये जो सिस्टम होगा ये सिस्टम अनस्टेबल होगा. एक रिपल्शन हम और बात करते हैं यहाँ पर कि इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स एंड ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इनके बीच में भी रिपल्शन होगा. ऐसा ही सेम रिपल्शन इन दोनों बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में और इन दोनों बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में भी होगा. तो ओवरऑल यहाँ पर दो तरह का रिपल्शन है. एक तो रिपल्शन है बिटवीन एटम्स, ओके, इसको हम बोलेंगे वॉन्डरवाल रिपल्शन, और एक होता है रिपल्शन बिटवीन बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, इसको हम बोलेंगे टॉर्जनल रिपल्शन. रिपल्शन से मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ेगी, इट मींस उसकी स्टेबिलिटी कम होगी. कुल मिलाकर ये है कि इस रिपल्शन से ये मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा. तो अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए ये जो एटम होंगे इस कार्बन से अटैच्ड, ये इसके रेस्पेक्ट में रोटेट करेंगे. तो उससे ये होगा कि इस वाले एटम की इस एटम से डिस्टेंस बढ़ेगी. देखिए अगर ये इसको हम ऐसे रोटेट करें तो इन दोनों एटम्स के बीच की डिस्टेंस बढ़ रही है, डिस्टेंस बढ़ेगी तो ओवरऑल रिपल्शन कम होगा. तो इट मीन्स यहाँ पर हर एक वो मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है वहां पर इनसे अटैच ग्रुप ऐसे फ्री रोटेशन शो करेगा. तो इस फ्री रोटेशन से जो डिफरेंट अरेंजमेंट्स बनेंगे, अरेंजमेंट का मतलब ये है कि हम फर्स्ट केस ये लेके चले, ये वाला देखिए यहाँ पर इस कार्बन का ये एटम इसके जस्ट अपोजिट है, ये दोनों जस्ट अपोजिट है, और इसी तरह से ये दोनों भी जस्ट अपोजिट है. तो इसका ये एक कन्फर्मेशन है. इस कन्फर्मेशन को हम बोलते हैं एक्लिप्स फॉर्म. एक्लिप्स का मतलब ये है कि इसके तीनों एटम्स ने इसके तीनों एटम्स को कवर कर रखा है, तो ये एक्लिप्स फॉर्म. ओके, अब हम ये देखें कि इसको फिक्स रखें और इसको हम यहाँ पर रोटेट करें, तो रोटेट करने से एक कन्फर्मेशन ये आया, मीन्स इनके बीच में डिस्टेंस कुछ बढ़ेगा. ओके, और इसको हम ऐसे बढ़ाएं तो यहाँ पर भी इसके बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा. ऐसे रोटेट होगा तो ये डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा, और जब ये एटम इन दोनों एटम्स के बिल्कुल सेंटर में होगा तब इस एटम की इस वाले एटम से डिस्टेंस मैक्सिमम होगी. क्योंकि डिस्टेंस मैक्सिमम होगी तो इस केस में रिपल्शन मिनिमम रिपल्शन होगा. ओके, इस फॉर्म को हम बोलते हैं स्ट्रेगर्ड फॉर्म. एक फॉर्म होता है एक्लिप्स और एक फॉर्म होता है स्ट्रेगर्ड. फिर से देखें, ये जो फॉर्म है कि जब ये एटम और ये एटम जस्ट अपोजिट है तो उसको बोलेंगे एक्लिप्स फॉर्म. आफ्टर रोटेशन ये इस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, इसको हम बोलेंगे स्ट्रेगर्ड फॉर्म. एक्लिप्स के रेस्पेक्ट में जो स्ट्रेगर्ड होता है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, बिकॉज इस केस में रिपल्शन मिनिमम होगा. ओके, और यहाँ पर इस एक्लिप्स से स्ट्रेगर्ड के बीच में जो इनफाइनाइट कन्फर्मेशंस होंगे उसको हम बोलेंगे स्क्यू फॉर्म्स. ओके, तो यहाँ पर इन सभी में जो मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन होगा वो होगा इसका स्ट्रेगर्ड फॉर्म. ठीक है, चलो इसी मॉलिक्यूल को हम यहाँ पर इस बोर्ड पे ड्रॉ करते हैं. Next heading is conformation in ethane
इथेन का स्ट्रक्चर होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इस मॉलिक्यूल को हम यहां पर इस फॉर्म में भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इस केस में देखें हम तो यहां पर ये तीनों H इन तीनों H के जस्ट अपोजिट है। इस फॉर्म को हम कहते हैं एक्लिप्स्ड फॉर्म। ओके, ये एक्लिप्स फॉर्म में जैसा कि मैंने अभी पहले ही बताया था कि ये तीनों एटम इन तीनों एटम के जस्ट बैक साइड में होगा। ओके, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में रिपल्शन होगा तो ये मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए किसी भी एक एटम के ग्रुप्स रोटेट करेंगे। आफ्टर रोटेशन जो नेक्स्ट इसका कंफर्मेशन बनेगा वो होगा CH3 H एंड H। देखिए, अगर इस एटम को हम फिक्स रखें और इस एटम के तीनों ग्रुप्स को अगर हम 60 डिग्री एंगल से रोटेट करें, 60 डिग्री एंगल से रोटेट करें तो ये कंफर्मेशन मिलेगा। अब इसमें बात ये है, हम पहले ये चेक करें कि 60 डिग्री का मीनिंग यहाँ पर क्या है। इस थीटा को हम यहाँ पर कहेंगे डाइहेड्रल एंगल। अब देखिए जैसे ये मॉलिक्यूल लिया, इस मॉलिक्यूल में एक तो टर्म होती है बॉन्ड एंगल और एक टर्म होता है डाइहेड्रल एंगल। इस कार्बन के किन्हीं भी दो बॉन्ड्स के बीच का जो एंगल होगा ये एंगल होगा बॉन्ड एंगल। जैसे मैं ये कहता हूं कि यहां पर इन दोनों बॉन्ड्स के बीच का जो एंगल होगा वो बॉन्ड एंगल है, ये भी होगा, इसको भी हम बॉन्ड एंगल कहेंगे, इसको भी हम बॉन्ड एंगल कहेंगे। इट मींस किसी भी एटम के पर किन्हीं भी दो बॉन्ड्स के बीच का एंगल बॉन्ड एंगल होगा। और एक टर्म होती है डाइहेड्रल एंगल। देखिए, इस कार्बन का ये हमने एक बॉन्ड लिया और इस कार्बन का हमने ये बॉन्ड लिया, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा दैट इज डाइहेड्रल एंगल। इसको हम यहां पर ऐसे रखें और अब इसको मैं एक्सप्लेन करूं तो देखिए यहां से हमें लग रहा है कि ये वाला एटम इसके जस्ट बैक साइड में है। इट मींस इस केस में यहां पर डाइहेड्रल एंगल इसका 0 होगा। ओके, अगर मैं इस एटम को रोटेट करूं इसको अगर मैं रोटेट करूं और इतना रोटेट करूं कि ये यहां से यहां पर आ जाए तो ये टोटल एंगल इसमें हो जाएगा 120 डिग्री। 120 क्यों होगा? बिकॉज देखिए एक कंप्लीट रोटेशन में टोटल एंगल जो ये ट्रैवल करेगा वो करेगा 360। तो अगर यहां से ये यहां तक ट्रैवल करे तो ये एंगल हो जाएगा इसका 120। ओके, तो इट मीन्स यहां पर अगर मैं इस एटम के इस बॉन्ड को अगर मैं यहां से लेकर यहां पर लेकर आऊं तो ये टोटल एंगल ट्रेवल होगा 120 डिग्री। अब देखिए इसका जो हाफ हो जाएगा वो हो जाएगा 60। 60 का मतलब ये है कि इस एटम को अगर मैं इन दोनों के सेंटर में लेकर आऊं, उसको यहां तक लेकर आऊं सेंटर में, तो ये एंगल हो जाएगा 60। ठीक है, तो देखिए यहां पर ये जो थीटा है ये थीटा है डाइहेड्रल एंगल। कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म में एक चीज हमको याद रखनी है, कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म में रोटेशन होगा, रोटेशन पर मॉलिक्यूल का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होगा, एज इट इज रहेगा। जो वेरियस बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड लेंथ है, वो सब कांस्टेंट रहेंगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। रोटेशन में सिर्फ और सिर्फ डाइहेड्रल एंगल ही चेंज होगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये जो इथेन का रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज अ सोहर्स फॉर्मूला, दिस इज अ 2D रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3D मॉलिक्यूल। हम इसको लिख सकते हैं यहां पर सोहर्स फॉर्मूला। ठीक है, अब एक बार हम इसको फिर से लें, यहां पर इस कार्बन के तीनों हाइड्रोजन और इस कार्बन के तीनों हाइड्रोजन जस्ट अपोजिट है। अपोजिट का मतलब ये इसके जस्ट बैक साइड में है, तो इस केस में यहाँ पर थीटा हम 0 कंसिडर कर रहे हैं। अगर इस एटम को हम 60 डिग्री से रोटेट कर दें, इट मींस डाइहेड्रल एंगल अगर 60 रखें तो इसका ये कंफर्मेशन हमें मिलेगा। इसको हमने बोला एक्लिप्स फॉर्म, और ये जो फॉर्म होगी इसको हम कहेंगे स्ट्रेगर्ड फॉर्म। ठीक है, एक्लिप्स और स्ट्रेगर्ड में स्ट्रेगर्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, बिकॉज यहां पर एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस ज्यादा होगा, तो रिपल्शन डेफिनेटली कम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका एक रिप्रेजेंटेशन और होता है जिसको हम कहते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। द नेक्स्ट पार्ट इज
न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। देखिए न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला में ये एक प्रोजेक्शन फॉर्मूला है। प्रोजेक्शन फॉर्मूला का मतलब ये है कि कोई भी 3D मॉलिक्यूल है, उसकी अगर हम इमेज ड्रॉ करें, किसी स्क्रीन पर अगर इमेज ड्रॉ करें, तो जो भी उसकी इमेज होगी वही उसका प्रोजेक्शन फॉर्मूला होगा। तो यहां पर देखिए, अगर हम इस मॉलिक्यूल को यहां से व्यू करें, इस पोजीशन से अगर हम इस मॉलिक्यूल को देखें, तो यहाँ के रेस्पेक्ट में, हमारे रेस्पेक्ट में ये जो कार्बन होगा, ये कार्बन फ्रंट कार्बन होगा, और ये जो कार्बन होगा, इस कार्बन को हम बैक कार्बन कहेंगे। न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला में फ्रंट कार्बन को ऑलवेज पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे, और इस एटम पे जो भी ग्रुप्स वगैरह या जो भी एटम अटैच्ड होगा, उसको हम यहाँ पर पॉइंट से ड्रॉ करेंगे। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है, फ्रंट कार्बन है, तो ये इन तीनों H को हम यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, जो बैक साइड कार्बन है, इस पोजीशन के रेस्पेक्ट में ये जो बैक साइड कार्बन है, इस बैक साइड कार्बन को ऑलवेज एक सर्कल से ड्रॉ करेंगे, और बैक साइड कार्बन पे जो भी एटम अटैच्ड होंगे उनको ऑलवेज इस सर्कल के सर्कमफेरेंस से हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर देखिए, ये जो बैक साइड कार्बन है, इससे भी 3 हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है, तो इन पर इनको जो अगर हम ड्रॉ करेंगे, तो इस सर्कल के पेरीमीटर से या इसके सर्कमफेरेंस से हम इसको ड्रॉ करेंगे, तो ये कुछ इस टाइप से हमें मिलेगा। तो ये जो फॉर्म होगी, ये इसकी एक्लिप्स फॉर्म होगी। ये फ्रंट कार्बन है जिसको हमने पॉइंट से रिप्रेजेंट करा है, और जो सर्कल है दिस इज बैक साइड कार्बन। फ्रंट कार्बन के जो भी एटम होंगे या जो भी ग्रुप होंगे उसको हम पॉइंट से ड्रॉ करेंगे, और बैक कार्बन के से जो भी एटम अटैच्ड होगा या जो ग्रुप अटैच्ड होगा उसको हम उसके सर्कमफेरेंस से ड्रॉ करेंगे। तो ये इथेन की जो एक्लिप्स फॉर्म है, उस एक्लिप्स फॉर्म का ये न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला है। ओके, अब इसी में देखिए, अगर हम यहाँ पर इसको 60 डिग्री एंगल से रोटेट करें, अगर फ्रंट कार्बन को हम फिक्स रखें बट बैक साइड कार्बन को अगर 60 डिग्री एंगल से हम रोटेट करें, तो नेक्स्ट इसका जो कंफर्मेशन हमें मिलेगा वो कंफर्मेशन इस टाइप से होगा। ये होगा, ठीक है, ये हुआ, दिस इज एक्लिप्स, और इसको कहेंगे स्ट्रेगर्ड। ठीक है, एक बार फिर से हम देखें, ये इसकी एक्लिप्स फॉर्म है, फ्रंट कार्बन के तीनों H एंड बैक साइड कार्बन के तीनों हाइड्रोजन जस्ट अपोजिट है, तो ये फॉर्म होगी एक्लिप्स फॉर्म, लीस्ट स्टेबल फॉर्म होगी इसकी। और अगर बैक साइड कार्बन को हम 60 डिग्री एंगल से रोटेट करें, तो ये जो H होगा, ये इन दोनों H के जो फ्रंट कार्बन के 2 हाइड्रोजन हैं उनके सेंटर में आ जाएगा। तो ये हुआ यहाँ पर ये H, ओके, ये वाला H यहाँ पर चला जाएगा, और ये जो हाइड्रोजन होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी स्ट्रेगर्ड फॉर्म होगी। अब जैसा कि मैंने ये कहा कि एक्लिप्स में और स्ट्रेगर्ड में, स्ट्रेगर्ड की स्टेबिलिटी एक्लिप्स से ज्यादा है, तो डेफिनेटली इसकी जो एनर्जी होगी वो एनर्जी इससे कम ही होगी। अब यहाँ पर अगर हम इसका एनर्जी कर्व ड्रॉ करें, तो इस एक्सिस पर हम ले सकते हैं एनर्जी, और इस एक्सिस पर हम लेंगे थीटा, दैट इज डाइहेड्रल एंगल। ओके, हमने यहाँ पर इसको लिया 0 डिग्री, देन 60 डिग्री, 120 एंड 180 डिग्री। अब देखिए, अगर थीटा दैट इज डाइहेड्रल एंगल अगर 0 है तो ये इसकी एक्लिप्स फॉर्म होगी। एक्लिप्स फॉर्म में ये अनस्टेबल होगा, मीन्स इसकी एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पर इस केस में 0 पर जो हम एनर्जी कंसिडर कर रहे हैं, सपोज हमने ये एनर्जी कंसिडर करी, ओके, उसके बाद जैसे हम इसको रोटेट करेंगे 60 डिग्री पर, स्टेगर्ड फॉर्म मिलेगा। स्टेगर्ड फॉर्म मिलेगा तो डेफिनेटली एनर्जी इसकी डिक्रीज होगी। तो इट मीन्स यहाँ पर जो कर्व बनेगा वो कर्व कुछ इस टाइप से बनेगा, डिक्रीज होगा। ओके, अब उसके बाद अगर हम यहाँ पर इस H को अगर फर्दर रोटेट करें, इन तीनों हाइड्रोजन को अगर हम फर्दर रोटेट करें, तो ये वापस से एक्लिप्स फॉर्म ही बनाएंगे, और अगर फिर से एक्लिप्स फॉर्म बनेगा तो डेफिनेटली एनर्जी इंक्रीज होगी। तो फर्दर जो इसका कर्व होगा वो होगा इस टाइप से।
पहले डिक्रीज होगा 0 to 60 डिग्री, देन 60 to 120 इंक्रीज होगा, ओके 120 to 180 रिपीट होगा, फिर से एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, और 180 to 240 अगर हम इसको ड्रॉ करें तो फिर से ये इंक्रीज होगा। कुल मिलाकर ये है कि हम इसमें ये कह सकते हैं कि 60 डिग्री के बाद इसके जो कंफर्मेशंस होंगे वो रिपीट होंगे। तो मेन जो 0 डिग्री है एनर्जी मैक्सिमम होगी और 60 पर एनर्जी मिनिमम होगी। और यहाँ पर एक्लिप्स और स्ट्रेगेट के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो होता है अराउंड 3 किलो कैलोरी पर मोल। एक्लिप्स की एनर्जी स्ट्रेगेट से 3 किलो कैलोरी पर मोल ज्यादा होती है बिकॉज उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। तो ये हुआ यहाँ पर इथेन में कंफर्मेशन। नेक्स्ट एग्जांपल हम इसमें ले सकते हैं कंफर्मेशन इन प्रोपेन। नेक्स्ट इज कंफर्मेशन इन प्रोपेन। देखिए प्रोपेन का जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा CH3 CH2 CH3। अब इस केस में अगर हम इसका न्यूमन प्रोजेक्शन ड्रॉ करें तो सपोज अगर हम इस कार्बन को फ्रंट कार्बन कंसिडर करें, फ्रंट से मीन्स यहां पर हमने इसको पॉइंट लिया, और इस कार्बन को अगर हम बैक कार्बन कंसिडर करें तो इसका जो यहाँ पर फिशर होगा वो होगा, इसका जो न्यूमन हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे वो हो जाएगा CH3HH, ठीक है। और ये जो रियर कार्बन है, रियर कार्बन से अटैच एटम यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पर इसको इस तरह से ड्रॉ करा, ठीक है। ये इसका एक्लिप्स फॉर्म हुआ, दिस इज एक्लिप्स फॉर्म ऑफ प्रोपेन, ओके। अगर बैक साइड कार्बन को हम 60 डिग्री एंगल से रोटेट करें तो जो नेक्स्ट इसका कंफर्मेशन होगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा। CH3H, H को हमने 60 पर रोटेट करा तो ये H यहाँ पर होगा, ये वाला H यहाँ पर आ जाएगा, और ये जो H होगा वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये इसका कंफर्मेशन हुआ, ठीक है। इसको हम यहाँ पर बोलेंगे स्ट्रेगेट कंफर्मेशन। तो ये एक्लिप्स इसका प्रोपेन का एक्लिप्स फॉर्म, और ये यहाँ पर प्रोपेन का स्ट्रेगेट फॉर्म। और अगर हम इसका एनर्जी कर्व ड्रॉ करें तो इसका भी एनर्जी कर्व यहाँ पे एल्केन इथेन जैसा ही होगा। थीटा 0 डिग्री, 60 डिग्री, 120, 180। इस केस में देखिए 0 डिग्री पर थीटा अगर 0 है तो एनर्जी मैक्सिमम होगी, लेकिन जैसे थीटा 60 होगा एनर्जी मिनिमम होगी, और 60 के बाद फर्दर जो कंफर्मेशन होंगे वो रिपीट होंगे। इट मीन्स यहाँ पर भी इसका एनर्जी कर्व इथेन की जैसा ही होगा, लेकिन यहाँ पर ये जो डिफरेंस है इथेन में डिफरेंस था 3.0 किलोकैलोरी पर मोल का, यहाँ पर डिफरेंस होगा 3.5 किलो कैलोरी पर मोल। ये इसका डिफरेंस होगा। डिफरेंस यहाँ पर क्यों बढ़ा, बिकॉज इथेन में हमने देखा था कि यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन थे। जितना बिगर ग्रुप होगा रिपल्शन भी उतना ही ज्यादा होगा, और जितना रिपल्शन ज्यादा होगा डेफिनेटली एनर्जी डिफरेंस भी उतना ही बढ़ेगा। तो H के रिस्पेक्ट में यहाँ पर मिथाइल और हाइड्रोजन है, मिथाइल की साइज H से ज्यादा है, हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो डेफिनेटली यहाँ पर रिपल्शन बढ़ेगा, और रिपल्शन बढ़ेगा तो स्ट्रेगेट और एक्लिप्स का जो गैप है ये गैप भी इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट प्रोपेन के बाद नेक्स्ट हम जो कंपाउंड ले सकते हैं वो है नॉर्मल ब्यूटेन।
आज का जो टॉपिक हमारा है वो है कंफर्मेशन इन साइक्लोहेक्सेन। देखिए, अकॉर्डिंग टू बेयर ने जो कहा था, अकॉर्डिंग टू बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी, उसने कहा था कि जितने भी साइक्लोएल्केन होते हैं वो सब प्लेनर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और प्लेनर फॉर्म में जो मिनिमम स्ट्रेन होता है वो होता है साइक्लोपेंटेन में। तो बेयर के अकॉर्डिंगली मोस्ट स्टेबल साइक्लोएल्केन था साइक्लोपेंटेन, बट एक्चुअल में ऑन द बेसिस ऑफ डाटा ऑफ हीट ऑफ कंबशन मोस्ट स्टेबल साइक्लोएल्केन साइक्लोहेक्सेन था। ठीक है, तो जब ये पता पड़ा कि साइक्लोहेक्सेन मोस्ट स्टेबल साइक्लोएल्केन है, उसके बाद रिसर्च हुआ और बाद में ये निकल कर आया कि साइक्लोहेक्सेन प्लेनर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, एक्चुअल में ये नॉन प्लेनर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और वो नॉन प्लेनर फॉर्म इसकी चेयर फॉर्म होती है। जैसे देखिए, ये इसको हम कह सकते हैं जैसे चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन। आप देख रहे हैं यहाँ पर इसमें 6 कार्बन एटम प्रेजेंट है, हर एक कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 है, सारे बॉन्ड यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, अब देखिए ये इसका मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन है साइक्लोहेक्सेन का। इस केस में हर एक कार्बन के अबाउट जो बॉन्ड एंगल होता है वो ऑलमोस्ट 109.5 डिग्री के आसपास होता है। ठीक है, और यही एंगल sp3 कार्बन में भी होता है। तो ये साइक्लोहेक्सेन की मोस्ट स्टेबल फॉर्म होती है। लेकिन साइक्लोहेक्सेन की मोस्ट स्टेबल फॉर्म में, बट फिर भी साइक्लोहेक्सेन सिर्फ इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, इसके अलावा भी ये कई सारे अलग अलग कंफर्मेशंस में एग्जिस्ट करता है। जैसे द फर्स्ट कंफर्मेशन इज चेयर फॉर्म। ये फॉर्म है, देखिए चेयर फॉर्म का मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको यहां से देख रहे हैं तो हमको कुछ ये चेयर जैसा लग रहा है। इसका ये एरिया तो उठा हुआ है, ये कार्बन इन दोनों कार्बन के रेस्पेक्ट में उठा हुआ है, ये दोनों बॉन्ड एक ही प्लेन में है, और इनके रेस्पेक्ट में ये कार्बन नीचे की तरफ झुका हुआ है। तो कुल मिलाकर ये जो फॉर्म हुई ये हुई चेयर फॉर्म। अब देखिए साइक्लोहेक्सेन भी यहाँ से इसमें अब ये अपना कंफर्मेशन चेंज करता है। ये पहले से फ्लैट हो जाएगा, ये पोर्शन इसका ऐसे ढला हुआ रहेगा, इसको हम बोलेंगे हाफ चेयर। ठीक है, उसके बाद एक फॉर्म उसकी ये आती है कुछ इस तरह से ट्विस्टेड फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं ट्विस्टेड बोट फॉर्म। ठीक है, और एक लास्ट में इसका जो कंफर्मेशन होता है वो होता है कुछ इस टाइप से। ये देखिए, अब यहां से आपको दिख रहा होगा ये इसका बोट फॉर्म है। ठीक है, अब बात ये आती है कि जब हम ये कह रहे हैं कि साइक्लोहेक्सेन का ये जो चेयर फॉर्म है ये मोस्ट स्टेबल है, तो ये फ्लिप क्यों करता है? चलिए इसका आंसर अभी हम देंगे, उसके पहले हम देख लें जो अभी मैंने कहा आपसे कि ये साइक्लोहेक्सेन के डिफरेंट कंफर्मेशंस हैं, ये इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर है और ये इसका एनर्जी कर्व है। इसको हम समझे 1 by 1। साइक्लोहेक्सेन की मोस्ट स्टेबल फॉर्म ये होती है चेयर फॉर्म। ठीक है, एक फॉर्म इसका होता है बोट फॉर्म, कुछ इस टाइप का होता है ये। नेक्स्ट इज ये ट्विस्टेड फॉर्म में होता है जिसको हम कहते हैं ट्विस्टेड बोट, और इसका एक सिरा तो इसका प्लेन में ही रहता है और एक सिरा इसका ऊपर रहता है जिसको हम कहते हैं हाफ चेयर फॉर्म। ठीक है, इन सब की अगर हम स्टेबिलिटी को कंपेयर करें तो मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज चेयर फॉर्म, नेक्स्ट इज ट्विस्टेड बोट, उसके बाद होता है बोट फॉर्म, और लीस्ट स्टेबल फॉर्म इज हाफ चेयर। ठीक है, और अगर इसी को हम इनकी एनर्जी में कन्वर्ट करें तो जो मोस्ट स्टेबल होता है उसकी एनर्जी मिनिमम होगी। ठीक है, देन एनर्जी ट्विस्टेड बोट की ज्यादा होगी और उससे ज्यादा बोट फॉर्म की, और सबसे ज्यादा एनर्जी जो होती है वो होती है हाफ चेयर की, बिकॉज इसके स्टेबिलिटी यहाँ पर मिनिमम है, लीस्ट स्टेबल है। ठीक है, और अगर हम इन्हीं सभी को एनर्जी कर्व से अगर हम रिप्रेजेंट करें तो देखिए ये इसका एनर्जी कर्व है, कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, तो ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म होता है। ठीक है, जैसे ये फ्लिप करेगा पहले कन्वर्ट होता है ये हाफ चेयर में, दिस इज लीस्ट स्टेबल कंफर्मेशन। उसके बाद ये आता है यहाँ से ट्विस्टेड बोट में, ट्विस्टेड बोट के बाद में बोट फॉर्म में, बोट के बाद अगेन ट्विस्टेड बोट, और फिर उसके बाद हाफ चेयर, और लास्ट में फिर से इनवर्ट चेयर में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए, अगर हमने इसको चेयर फॉर्म बोला है तो ये इसका ये फॉर्म भी चेयर फॉर्म तो है, बट इसके रेस्पेक्ट में हम उसको इनवर्ट चेयर कहेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल फ्लिपिंग में एक कंप्लीट साइकिल में एक चेयर फॉर्म इनवर्ट चेयर में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ये तो पार्ट हुआ साइक्लोहेक्सेन में कंफर्मेशन का। लेकिन बात ये है कि जैसा हमने कहा कि साइक्लोहेक्सेन का जो चेयर फॉर्म होता है, चेयर फॉर्म मोस्ट स्टेबल फॉर्म है, तो फिर ये फ्लिप क्यों करता है, कंफर्मेशन शो क्यों करता है? तो देखिए इसका अगर हम यहां पर आंसर देखें तो देखिएगा, साइक्लोहेक्सेन की जो चेयर फॉर्म होती है उस चेयर फॉर्म में हर एक कार्बन के
दो बॉन्ड फ्री होते हैं, इन बॉन्ड्स पर हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं। 2 हाइड्रोजन एटम यहाँ प्रेजेंट होंगे, 2 हाइड्रोजन एटम यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। अब देखिए अगर हम इसमें हाइड्रोजन एटम ऐड करें, एक H हमने यहाँ लगाया, एक H यहाँ पर लिया, एक यहाँ और एक यहाँ पर। अब देखिए इस केस में आप देखेंगे, हम सिर्फ इसी से बात करें तो ये साइक्लोहेक्सेन की चेयर फॉर्म है। इस चेयर फॉर्म में हर एक कार्बन पर 2 बॉन्ड प्रेजेंट होंगे जिस पर ये हाइड्रोजन है, इसको हम हाइड्रोजन और इसको भी हम हाइड्रोजन कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये साइक्लोहेक्सेन की रिंग है, ये इसका एक्सिस है, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर पास हो रहा है। हर कार्बन पर एक बॉन्ड ऐसा जरूर होगा जो इस एक्सिस के पैरेलल होगा। जैसे इस कार्बन का ये बॉन्ड एक्सिस के पैरेलल डाउनवर्ड है तो इसको हम बोलेंगे एक्सियल बॉन्ड। सिमिलरली इस कार्बन का ये बॉन्ड अपवर्ड है एंड पैरेलल टू एक्सियल एक्सिस ऑफ दिस रिंग, तो इसको भी हम यहाँ पर एक्सियल बॉन्ड कहेंगे। तो इस कार्बन का ये बॉन्ड एक्सियल है और ये बॉन्ड बाहर की तरफ है, इसको हम बोलेंगे इक्वेटोरियल बॉन्ड, ठीक है। तो साइक्लोहेक्सेन में हर एक कार्बन पर 2 बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, एक एक्सियल होगा और एक इक्वेटोरियल होगा। जो कार्बन ऊपर की तरफ उठा हुआ है, जैसे ये कार्बन इस कार्बन के रेस्पेक्ट में ऊपर की तरफ उठा हुआ है तो इसका एक्सियल अपवर्ड होगा जबकि इक्वेटोरियल डाउनवर्ड होगा। ऑलवेज दोनों बॉन्ड अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, एक अपवर्ड होगा तो एक डाउनवर्ड होगा। सिमिलरली इस कार्बन का देखें, इस कार्बन का एक्सियल डाउनवर्ड है तो इक्वेटोरियल अपवर्ड है, ओके। हम यहाँ पर अगर हम इन कार्बन पर भी H लगाएं, एक H हमने यहाँ लगाया और एक H हमने इस C पे लगाया। अब देखिए इस कार्बन का ये एक्सियल अपवर्ड और इसी कार्बन का इक्वेटोरियल डाउनवर्ड। ऐसे हर एक कार्बन पर एक बॉन्ड अपवर्ड होगा, एक बॉन्ड डाउनवर्ड होगा और जो एक्सिस के पैरेलल होगा उसको हम एक्सियल बोलेंगे और जो एक्सिस के बाहर की तरफ निकला होगा उसको हम इक्वेटोरियल कहेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम इस केस में हर एक कार्बन पर सिर्फ एक्सियल बॉन्ड को कंसिडर करें, इक्वेटोरियल को हम कंसिडर ना करें, सिर्फ हम यहाँ पर बात एक्सियल की ही कर सकते हैं। देखिए ये हमने साइक्लोहेक्सेन का ये फॉर्म बनाया। अब हम इसको कह रहे हैं कि ये इसकी चेयर फॉर्म है। आप देख रहे हैं कि ये पोर्शन उठा हुआ है, ये पोर्शन झुका हुआ है, ओवरऑल ये इसका चेयर फॉर्म है। अब देखिए यहाँ पर ऑल्टरनेट एक्सियल बॉन्ड अपवर्ड डाउनवर्ड है, ये अपवर्ड तो ये एक्सियल डाउनवर्ड, अगेन अपवर्ड डाउनवर्ड अपवर्ड डाउनवर्ड। अब देखिए यहाँ पर ये जो कार्बन है, इस कार्बन को अगर हम 1 नंबर दें तो ये सेकेंड, ये थर्ड। इस कार्बन का ये एक्सियल और इस कार्बन का ये एक्सियल दोनों पैरेलल है और सिमिलरली ये इस कार्बन का जो एक्सियल है वो भी पैरेलल है। तो ये बॉन्ड इन दोनों बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे। इट मींस इस रिपल्शन को हम बोलेंगे 1,3,1,3 डाई एक्सियल रिपल्शन। और सेम ऐसा ही रिपल्शन यहाँ पर इसमें भी होगा, सेम ऐसा ही रिपल्शन यहाँ पर नीचे की तरफ भी होगा। इसका एक्सियल, ये एक्सियल और ये एक्सियल, ये तीनों एक्सियल यहाँ पर पैरेलल है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ओवरऑल जो चेयर फॉर्म है उस चेयर फॉर्म में 1,3,1,3 डाई एक्सियल, हाफ ऊपर हाफ नीचे, तो उसको हम बोलेंगे 1,3,1,3 डाई एक्सियल रिपल्शन के कारण इसकी चेयर फॉर्म अनस्टेबल होती है, अपने आप में अनस्टेबल हो जाती है। और अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए साइक्लोहेक्सेन फ्लिप करता है। फ्लिप से मतलब डिफरेंट कंफर्मेशन शो करता है, जैसा कि ये हमने यहाँ पर शो करा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम ये बात करते हैं इसमें कि साइक्लोहेक्सेन की जो चेयर फॉर्म है, ये साइक्लोहेक्सेन की ये चेयर फॉर्म और ये बॉन्ड फॉर्म, इन दोनों में जो एंगल स्ट्रेन होता है वो एंगल स्ट्रेन मिनिमम होता है, ऑलमोस्ट 0 हम कह सकते हैं। यहाँ पर एक बार हम अब चेयर और बोर्ड को कंपेयर करें, चेयर फॉर्म और बोर्ड फॉर्म दोनों में ही जो एंगल स्ट्रेन होता है वो मिनिमम होता है, ऑलमोस्ट 0। अब देखिए ये हम कह सकते हैं कि ये इसका चेयर फॉर्म है, ठीक है, ये चेयर फॉर्म है। अगर मैं इस वाले बॉन्ड को ऐसे रोटेट करके ऊपर ले आऊं, ऊपर ले आते हैं तो ये इसका बोर्ड फॉर्म बन जाता है, ठीक है। तो चेयर में और बोर्ड में क्या रहा, कोई ज्यादा खास फर्क नहीं है, बस ये वाला बॉन्ड ऊपर की तरफ है और ये वाला बॉन्ड
नीचे ले लेंगे तो चेयर फॉर्म बन जाएगा। इसका मतलब इस कार्बन के अबाउट जो बॉन्ड एंगल चेयर फॉर्म में है सेम वही बॉन्ड एंगल यहाँ पर बोट फॉर्म में भी होगा। लेकिन फिर यही बात है कि जब बॉन्ड एंगल सेम है तो बोट फॉर्म चेयर फॉर्म के रेस्पेक्ट में अनस्टेबल क्यों होता है। तो सबसे पहले हम इसमें बोट फॉर्म की बात करें। देखो बोट फॉर्म को अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करें, देखिए ये साइक्लोहेक्सेन की बोट फॉर्म है। इस बोट फॉर्म में यहाँ पर ये जो कार्बन है sp3 है, इसका एक हाइड्रोजन ये होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर इस तरह से प्रेजेंट होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर इस तरह से होगा और एक हाइड्रोजन ये प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब देखिए ये दोनों H यहाँ पर इतने क्लोज होंगे कि एक दूसरे को ये रिपेल करेंगे। इनके बीच में यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रिपल्शन होगा, इसलिए जो बोट फॉर्म होता है उसमें एंगल स्ट्रेंथ कम तो होता है बट फिर भी ये अनस्टेबल फॉर्म हो जाती है चेयर के रेस्पेक्ट में। कुल मिलाकर ये कि चेयर फॉर्म में और बोट फॉर्म में एंगल स्ट्रेंथ तो दोनों में ऑलमोस्ट सेम होता है बट फिर भी चेयर फॉर्म स्टेबल होता है बिकॉज बोट फॉर्म में इन दोनों H के बीच में रिपल्शन होगा और इस रिपल्शन को हम बोलते हैं फ्लैगपोल रिपल्शन। क्योंकि बोट है और यहाँ पर H जस्ट लाइक फ्लैग ऐसे लग रहे हैं तो उसको हम बोल देते हैं फ्लैगपोल रिपल्शन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इसमें बात करते हैं इसकी चेयर फॉर्म की कि चेयर फॉर्म अपने आप में अनस्टेबल जो होता है। ठीक है, देखिए तो अभी हमने इसमें कंपेयर करा कि जो बोट फॉर्म होता है वो चेयर के रेस्पेक्ट में अनस्टेबल होता है। रीजन हमने देख लिया यहाँ पर कि ये इसमें दोनों इसके बीच में रिपल्शन होगा। अब इसमें हम यहाँ पर इसके चेयर फॉर्म को हम इसको स्टडी करें कि चेयर फॉर्म बेसिकली होती क्या है और फ्लिपिंग में क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट हमने इसमें लिया चेयर फॉर्म। अब देखिए अगर हम साइक्लोहेक्सेन की चेयर फॉर्म की स्टडी करना चाहें तो सबसे पहले हम उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखें कि साइक्लोहेक्सेन का जो चेयर फॉर्म है उसको ड्रॉ कैसे करेंगे। तो देखिए साइक्लोहेक्सेन का अगर चेयर फॉर्म ड्रॉ करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर ऐसे 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेंगे। ऐसी 2 पैरेलल लाइंस हमने ड्रॉ करी, एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इन दोनों कार्बन को हम एक V से कनेक्ट करेंगे, एक V से कनेक्ट करेंगे और V ऐसा होना चाहिए जिसकी एक साइड लॉन्गर हो और एक साइड उसकी शॉर्टर हो। सिमिलरली यहाँ पर इन दोनों कार्बन को भी हम ज्वाइन करेंगे एक V से और V अब इसका इनवर्ट V होना चाहिए, इसमें ये साइड शॉर्टर हो और ये साइड इसकी लॉन्गर हो। तो और इससे यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनता है वो होता है इसकी चेयर फॉर्म। ठीक है, अब देखिए जैसा कि मैंने आपसे कहा कि चेयर फॉर्म में हर एक कार्बन पर 2 बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल। तो देखिए यहाँ पर हमें हर एक कार्बन पर एक्सियल बॉन्ड ड्रॉ करना है। तो जो कार्बन ऊपर की तरफ उठा हुआ है उसका एक्सियल इसकी एक्सिस के पैरेलल अपवर्ड होगा। ठीक है, नाउ ये कार्बन डाउनवर्ड है तो इसका एक्सियल डाउनवर्ड हुआ, इसका एक्सियल अपवर्ड, इसका एक्सियल डाउनवर्ड और इस कार्बन का एक्सियल अपवर्ड। और एक कार्बन ये है, इसका जो एक्सियल होगा वो डाउनवर्ड हो जाएगा। तो कुल मिलाकर साइक्लोहेक्सेन में 6 कार्बन है, 6 कार्बन तो अपवर्ड है और 3 कार्बन तो अपवर्ड है एंड 3 कार्बन डाउनवर्ड है। तो जो कार्बन ऊपर की तरफ है उनका एक्सियल ऊपर की तरफ होगा और जो कार्बन नीचे की तरफ है उनका एक्सियल नीचे की तरफ होगा। ठीक है, अब देखो ये सारे जो बॉन्ड हैं इनको हम कह रहे हैं एक्सियल बॉन्ड। इसी तरह से हर एक कार्बन पर एक एक बॉन्ड इक्वेटोरियल भी होगा। तो इसी में अगर हम इक्वेटोरियल ड्रॉ करें तो वापस से हम इसका चेयर फॉर्म बनाए, जैसा कि हमने पहले ड्रॉ करा था बिल्कुल वैसा ही हम चेयर फॉर्म ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए इसका एक्सियल, इस कार्बन का हमें इक्वेटोरियल ड्रॉ करना है। इसका इक्वेटोरियल अगर नीचे की तरफ है तो इसका इक्वेटोरियल अपवर्ड होगा। अगर इस कार्बन का एक्सियल डाउनवर्ड है तो इसका इक्वेटोरियल
अपवर्ड होगा, बिकॉज दोनों के बीच में जो एंगल है वो मोर देन 90 है, दैट इज 109.5 डिग्री अप्रोक्सीमेट। ठीक है, अब ऐसे ही हम हर कार्बन पर इक्वेटोरियल ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए हमें यहाँ पर इस कार्बन पर इक्वेटोरियल ड्रॉ करना है, तो कैसे करेंगे? जिस कार्बन का हमें इक्वेटोरियल ड्रॉ करना है, अगर हम कुछ देर के लिए उस कार्बन को 1 नंबर कंसिडर कर लें, हम ये मान के चल रहे हैं कि ये 1 नंबर है, इसके रेस्पेक्ट में जो सेकेंड और थर्ड नंबर का कार्बन होगा उनके बीच का जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड के पैरेलल लाइन हमें ड्रॉ करनी है आउटवर्ड, बाहर की तरफ निकलती हुई। तो यहाँ पर हम इसमें इक्वेटोरियल ड्रॉ कर ले हैं, इसका इक्वेटोरियल जो होगा वो इस लाइन के पैरेलल होगा आउटवर्ड, बाहर की तरफ ये इक्वेटोरियल होगा। ठीक है, सिमिलरली इस कार्बन का इक्वेटोरियल ड्रॉ करना है, तो इस कार्बन का इक्वेटोरियल, अब यहाँ पर देखिए ये इस कार्बन का एक्सियल डाउनवर्ड है, तो इसका इक्वेटोरियल अपवर्ड होगा इस लाइन के पैरेलल। ठीक है, तो ये इसका इक्वेटोरियल हमने ड्रॉ करा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर इस कार्बन का हमें इक्वेटोरियल ड्रॉ करना है, तो इसका पहले हम एक्सियल देखें, इसका एक्सियल अपवर्ड है, तो यहाँ पर इसका इक्वेटोरियल डाउनवर्ड होगा बट इस लाइन के पैरेलल। अब मेन है यहाँ पर इस कार्बन का और इस कार्बन का इक्वेटोरियल ड्रॉ करना। तो देखिए सिंपल सा है, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि किसी भी कार्बन का इक्वेटोरियल ड्रॉ करना है तो उस कार्बन को अगर हम 1 कंसीडर कर रहे हैं तो सेकेंड और थर्ड ये कार्बन हुआ, इस बॉन्ड के पैरेलल इसका इक्वेटोरियल इस टाइप से होगा ऊपर की तरफ। अपवर्ड क्यों होगा? क्योंकि इस वाले कार्बन का एक्सियल अगर डाउनवर्ड है तो उसका इक्वेटोरियल अपवर्ड होगा, और रहा इसका एक्सियल अपवर्ड है तो इसका इक्वेटोरियल इस लाइन के पैरेलल डाउनवर्ड होगा। तो ये साइक्लोहेक्सेन में 6 कार्बन पर 6 एक्सियल बॉन्ड और इन्हीं कार्बन पर 6 इक्वेटोरियल बॉन्ड, अगर इन दोनों को हम कंबाइन करके इसका चेयर फॉर्म ड्रॉ करें तो इसका जो चेयर फॉर्म अब बनेगा वो कुछ इस टाइप से होगा। देखिए इस कार्बन का ये एक्सियल तो ये इक्वेटोरियल। ठीक है, इस वाले कार्बन का एक्सियल डाउनवर्ड तो इक्वेटोरियल अपवर्ड, इस वाले कार्बन का एक्सियल अपवर्ड तो इक्वेटोरियल डाउनवर्ड, इस वाले कार्बन में एक्सियल डाउनवर्ड इक्वेटोरियल अपवर्ड, इस वाले कार्बन में एक्सियल तो होगा अपवर्ड और इक्वेटोरियल हो जाएगा डाउनवर्ड। ठीक है, और इस लास्ट कार्बन पर यहाँ पर एक्सियल इसका डाउनवर्ड है तो इक्वेटोरियल इसका अपवर्ड होगा। तो ओवरऑल यहाँ पर ये चेयर फॉर्म जो है वो एक स्टेबल चेयर फॉर्म है। ठीक है, हर एक कार्बन पर हमने यहाँ पर एक्सियल और इक्वेटोरियल ड्रॉ करा है। अब देखिए फ्लिपिंग, साइक्लोहेक्सेन जब फ्लिप करेगा तो क्या होगा, नेक्स्ट हमारा अब ये पार्ट है। अब देखिए ड्यूरिंग द फ्लिपिंग, जब चेयर फॉर्म फ्लिप करता है तो उसके जितने भी एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं वो सारे एक्सियल बॉन्ड्स इक्वेटोरियल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जितने भी इक्वेटोरियल बॉन्ड होंगे वो सब एक्सियल में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखिए इस तरह से, जैसे मैं यहाँ पर इसको ड्रॉ कर सकता हूँ, ये साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म। अभी हम यहाँ पर सिर्फ यही ड्रॉ कर रहे हैं, ये हाइड्रोजन एक्सियल है और ये हाइड्रोजन इक्वेटोरियल है। ठीक है, जब ये फ्लिप करेगा तो जितने भी एक्सियल बॉन्ड होंगे, अच्छा फ्लिप करके ये पहले इनवर्ट चेयर में कन्वर्ट होगा, ये इसका चेयर फॉर्म है और ये इसका इनवर्ट चेयर है। तो इस इनवर्ट चेयर में इस कार्बन का ये जो एक्सियल बॉन्ड है, ये एक्सियल बॉन्ड यहाँ पर इक्वेटोरियल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो इसका इक्वेटोरियल बॉन्ड है, ये इक्वेटोरियल बॉन्ड यहाँ पर एक्सियल में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए इसमें हम A और E को हटाकर यहाँ पर हम नंबरिंग कर देते हैं, दिस इज H1 एंड ये H2। ओके, तो H1 जो पहले एक्सियल पर था वो अब इक्वेटोरियल पर होगा, और जो पहले इक्वेटोरियल पर था वो अब एक्सियल पर आ जाएगा। इसको हम यहाँ पर इस मॉडल से भी समझ सकते हैं। देखिए जैसे ये हम साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म ले रहे हैं,
इस चेयर फॉर्म में देखिए यहाँ पर ये इस कार्बन का ये बॉन्ड एक्सियल है, अपवर्ड है, और इसका ये बॉन्ड इक्वेटोरियल है, डाउनवर्ड है। जैसे ही ये फ्लिप करेगा, फ्लिपिंग में ये रिंग, ये वाला पोर्शन नीचे चला जाएगा और ये पोर्शन ऊपर आ जाएगा। तो हमने देखा था कि ये जो बॉन्ड पहले एक्सियल था वो अब इक्वेटोरियल में चेंज हो गया और इक्वेटोरियल वाला एक्सियल में कन्वर्ट हो गया। तो जितने भी बॉन्ड होंगे, जितने भी एक्सियल होंगे, वो सब इक्वेटोरियल में कन्वर्ट होंगे और इक्वेटोरियल वाले एक्सियल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर में हम देखें तो यहाँ पर हर एक कार्बन पर 2 हाइड्रोजन्स है। इसमें से हाफ तो एक्सियल पर होंगे और हाफ इक्वेटोरियल पर होंगे। जब फ्लिपिंग होगा तो बनने वाला जो कंफर्मेशन होगा, ये इन दोनों की स्टेबिलिटी सेम होगी, क्योंकि यहाँ पर भी हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इसका मतलब इस केस में जो K इक्विवेलेंट होगा, उस K इक्विवेलेंट की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस हम यहाँ पर ले सकते हैं इस टाइप से कि अगर साइक्लोहेक्सेन के किसी कार्बन पर हम हाइड्रोजन को मिथाइल से रिप्लेस कर दें और एक H एज इट इज रखें, तो इस केस में यहाँ पर, इस केस में ये मिथाइल तो एक्सियल पर है और ये H यहाँ पर इक्वेटोरियल पर है। जब ये फ्लिप करेगा तो नेक्स्ट इसका जो कंफर्मेशन होगा वो होगा इस टाइप से CH3 एंड H। अब देखिए, जो मिथाइल पहले यहाँ पर एक्सियल पर था, वो मिथाइल अब यहाँ पर इक्वेटोरियल पर आया है। अब हमको ये चेक करना है कि ये स्टेबल है या फिर ये स्टेबल है। तो देखिए यहाँ पर इस केस में इन दोनों कार्बन पर H भी होगा। H होगा तो ये मिथाइल इस H को रिपेल करेगा और इस वाले H को भी रिपेल करेगा। इसका मतलब यहाँ पर जो 1,3,1,3 डाई एक्सियल रिपल्शन हो रहा है, उसमें 2 हाइड्रोजन एंड 1 मिथाइल इन्वॉल्व है। जबकि यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो मिथाइल है, ये मिथाइल अब इक्वेटोरियल पर है और इक्वेटोरियल बॉन्ड जो होता है वो लेस हिंडर्ड होता है एज कम्पेयर टू एक्सियल बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर इस केस में अब जो रिपल्शन होगा वो इन तीनों H के बीच में होगा। ये देखिए, तो यहाँ पर रिपल्शन में इन्वॉल्व है 2 हाइड्रोजन एंड 1 मिथाइल, जबकि यहाँ पर 3 हाइड्रोजन एटम इन्वॉल्व है। तो ओवरऑल इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पर रिपल्शन ज्यादा होगा। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि इसके रेस्पेक्ट में ये जो चेयर फॉर्म है वो मोर स्टेबल है। चूंकि ये मोर स्टेबल है तो इस केस में K इक्विवेलेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। तो हम यहाँ पर अब इससे एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि कोई भी ग्रुप जस्ट लाइक मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, जिसकी साइज हाइड्रोजन एटम से ज्यादा हो, उसकी टेंडेंसी इक्वेटोरियल पर रहने की होगी एज कंपेयर टू एक्सियल। कोई भी ग्रुप है जिसकी साइज H से ज्यादा है, उसकी टेंडेंसी हमेशा इक्वेटोरियल पर रहने की होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस केस में हम कुछ डेटा भी यहाँ पर ले सकते हैं। ये फर्स्ट हमने इसमें लिखा ग्रुप, उसके बाद इक्वेटोरियल पोजीशन, देन एक्सियल पोजीशन एंड नेक्स्ट इज K इक्विवेलेंट। अब देखिए, अगर सपोज ग्रुप यहाँ पर हाइड्रोजन एटम है तो इस केस में इक्वेटोरियल पर हो या एक्सियल पर हो, दोनों पर ही इसकी स्टेबिलिटी इक्वल होगी। इसका मतलब 50% ये इक्वेटोरियल पर एग्जिस्ट करेगा एंड 50% एक्सियल पर एग्जिस्ट करेगा। तो K इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 1। ठीक है, सिमिलरली अगर यहाँ पर ग्रुप हम मिथाइल है विच इज बिगर देन हाइड्रोजन, तो इस केस में K इक्विवेलेंट की वैल्यू होती है 19। इट मींस इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो 95% तो ये एग्जिस्ट करेगा इक्वेटोरियल पर एंड 5% ये एग्जिस्ट करेगा एक्सियल पर। ओके, द नेक्स्ट ग्रुप इज इथाइल। जैसे जैसे साइज बढ़ेगी तो इक्वेटोरियल पर इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन एक्सियल पर स्टेबिलिटी उसकी कम होती चली जाएगी। तो ओवरऑल K इक्विवेलेंट की वैल्यू इंक्रीज होती चली जाएगी। तो इथाइल के केस में K इक्विवेलेंट होता है 23। अगर इथाइल को भी हम रिप्लेस करें फ्रॉम आइसोप्रोपाइल, अगेन यहाँ पर हम देख रहे हैं ग्रुप की साइज ज्यादा है, तो इस केस में K इक्विवेलेंट हो जाता है अराउंड 38। ठीक है, एंड लास्ट इज दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप विच इज बिगर। इस केस में यहाँ पर K इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाती है अराउंड 4000। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि अगर बेंजीन रिंग पर टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप अटैच्ड है तो K इक्विवेलेंट की वैल्यू
4000 होगी, मीन्स हम ऑलमोस्ट ये कह सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल में फ्लिपिंग ना के बराबर होगी। ठीक है, तो ओवरऑल अब हम यहाँ से एक ही चीज कह सकते हैं, वो ये कि कोई भी ग्रुप जिसकी साइज H से ज्यादा है, ये जितने भी ग्रुप हैं इन सबकी साइज H से ज्यादा है, साइज जितनी ज्यादा होगी एक्सेल पर वो उतना ही अनस्टेबल होगा और इक्विटोरियल पर उतना ही स्टेबल होगा, देन K इक्विवेलेंट की वैल्यू इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट इज, अब इसी में हम यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट ले सकते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोहेक्सेन। देखिए ये पार्ट होता है कंफर्मेशन का। ओवरऑल हमने इसमें जो बात करी वो ये करी कि साइक्लोहेक्सेन की जो मोस्ट स्टेबल फॉर्म होती है वो इसकी चेयर फॉर्म होती है, चेयर फॉर्म क्यों होती है स्टेबल, ये सब भी हमने डिस्कस करा। साइक्लोहेक्सेन फ्लिपिंग क्यों करता है ये भी हमने बात करी है, और फ्लिपिंग में क्या चेंजेस होते हैं ये सब बात हमने करी है। अब इसी में हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोहेक्सेन। Okay, the next topic is geometrical isomerism in cyclohexane. The first compound is 1,2 dimethyl cyclohexane। अब देखिए इस कंपाउंड को अगर हम चेयर फॉर्म में ड्रॉ करें तो इसके टोटल 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है। कैसे? 1,2 पर डाइमेथाइल है, इस कार्बन को हम 1 लेके चले और इसको हम 2 ले, तो यहाँ पर हमने लिखा CH3 और यहाँ पर भी लिखा CH3। ठीक है, ये जो कॉम्बिनेशन हुआ ये इस कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे AA कॉम्बिनेशन। मीन्स मिथाइल यहाँ पर एक्सेल पर है और ये मिथाइल भी यहाँ पर एक्सेल पर है, तो उसको हमने बोला AA कॉम्बिनेशन। ओके, इसी के बाद एक कॉम्बिनेशन हम यहाँ पर ये कंसिडर कर सकते हैं, दिस इज यहाँ पर ये इक्विटोरियल पर है, ये भी इक्विटोरियल पर है, तो ये कॉम्बिनेशन होगा EE। ओके, द नेक्स्ट कॉम्बिनेशन इज CH3, इसमें इसको हमने बोला एक्सियल, इसको बोला इक्वेटोरियल, एंड सिमिलरली इस मिथाइल को हम लेते हैं इक्वेटोरियल पर और इसको लिया एक्सियल पर, तो ये जो कॉम्बिनेशन होगा ये हो जाएगा EA। अब देखिए ये तो हुआ एक एक्सियल इक्विटोरियल का कॉम्बिनेशन, लेकिन हमको ये चेक करना है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होंगे। ज्योमेट्रिकल का मतलब सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म। तो देखिए जो ग्रुप सेम साइड है वो सिस होगा और जो ग्रुप अपोजिट साइड है वो ट्रांस होगा। इस वाले केस में हम कह सकते हैं कि जो मिथाइल है वो अपवर्ड है जबकि यहाँ पर मिथाइल डाउनवर्ड है, तो ये जो फॉर्म होगी ये इसकी ट्रांसफॉर्म होगी। ठीक है, इस वाले केस में यहाँ पर इक्विटोरियल डाउनवर्ड है और ये अपवर्ड है, तो ये भी यहाँ पर ट्रांस होगा। ठीक है, इस वाले केस में मिथाइल अपवर्ड है तो ये भी अपवर्ड है, दोनों सेम साइड है, तो यहाँ पर ये सिस होगा, और इसमें भी ये डाउनवर्ड, तो ये भी यहाँ पर सिस होगा। देखिए कभी भी ऐसे केसेस में अगर हमें GI कंसिडर करना है तो हम AA या EE के रेस्पेक्ट में ये कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि EE वाला अगर ट्रांस है तो किसी दूसरे कंपाउंड में EE जो कॉम्बिनेशन है वो सिस भी हो सकता है। सिस और ट्रांस निकालने के लिए सब्स्टिट्यूएंट्स का हम सिर्फ साइड चेक करेंगे, दोनों सेम साइड है, अपवर्ड है या डाउनवर्ड है तो वो सिस होंगे, अदरवाइज फिर वो ट्रांस होंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर इसको हम कह सकते हैं दिस इज A कॉम्बिनेशन, B कॉम्बिनेशन, C एंड D। अब इसका अगर हमें स्टेबिलिटी ऑर्डर चेक करना है चेक करें तो यहां पर मिनिमम जो रिपल्शन होगा वो होगा B में, बिकॉज दोनों ही मिथाइल ग्रुप यहां पर इक्वेटोरियल पर प्रेजेंट है, तो मोस्ट स्टेबल इसका कॉम्बिनेशन हो जाएगा B। ठीक है, देखिए कोई भी ग्रुप
कोई भी कंपाउंड जिसमें ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स अगर इक्विटोरियल पर होंगे वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, बिकॉज इक्विटोरियल की पोजीशन पर रिपल्शन मिनिमम होता है। ठीक है, तो मोस्ट स्टेबल यहाँ पर बी हुआ। देन उसके बाद हम देख सकते हैं कि ए और ए दोनों मिथाइल यहाँ पर एक्सेल पर है, तो इस केस में 1,3,1,3 रिपल्शन मैक्सिमम होगा, तो ये तो लीस्ट स्टेबल होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सी एंड डी बोथ आर सेम। कैसे? मिथाइल एक्सेल पर है, ये इक्विटोरियल पर है, सिमिलरली ये इक्विटोरियल पर है और ये एक्सेल पर है। तो इस केस में यहाँ पर हम कहेंगे कि C इक्वल्स टू D और जो A होगा वो A लीस्ट स्टेबल होगा। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर सिस और ट्रांस में से मोस्ट स्टेबल फॉर्म है वो है बी, और बी होता है यहाँ पर ट्रांसफॉर्म। तो पर्टिकुलर इस कंपाउंड में सिस और ट्रांस में इसका ट्रांसफॉर्म स्टेबल होगा। तो ये तो हुआ ये कंपाउंड। ऐसा ही हम एक कंपाउंड और ले सकते हैं यहाँ पर,